नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूं रहमान सैफी। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि डीबीसी कर्मचारी की जो समस्याएं हैं वो थमने न रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज डीबीसी कर्मचारी यूनियन के प्रधान हमारे साथ यहां मदन भाई मौजूद हैं, अन्य काफी सारे साथी हैं और कर्मचारी की जो हालत है और जो उसकी समस्या है उसका पूरा विश्लेषण आज मैं मदन भाई से पूछने वाला हूं। मदन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रहमान भाई, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद, जो कर्मचारी की बातें और हमारी बातें हमेशा रखते आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मदन भाई, कर्मचारी कम मजदूर साथी ज्यादा मानता हूं अपने साथ आपको। बात को शुरू करते हुए बस एक ही सवाल पूछूंगा। पहले तो मौजूदा वक्त में डीबीसी कर्मचारियों की हालत क्या है? रहमान भाई, पिछले 30 वर्षों से हम दिल्ली की जनता को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाते आ रहे हैं। इस बीच में कोरोना का काल भी है और कोरोना काल के समय डीबीसी कर्मचारी ने अपनी जान हथेली पर रखकर लगातार पब्लिक के बीच में कार्य करा। बिल्कुल सच्चाई है। चाहे आज दिल्ली की जनता जो अपने घरों में थी, दिल्ली के बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस हो चाहे बड़े बड़े अधिकारी हो, वो अपने घरों में थे, लेकिन नीचे के कर्मचारी, चाहे दिल्ली पुलिस का नीचे का सिपाही हो या सफाई कर्मचारी हो या डीबीसी कर्मचारी, जो सड़क पे रहा और उसने लगातार दिल्ली की जनता को बचाने में और उसके हेल्प करी। जब दुनिया हॉस्पिटलों में जाने को कतरा रही थी, जब लोग जाने के लिए बहुत पीछे हट रहे थे, उस टाइम डीबीसी कर्मचारी को झोंक दिया गया। बिल्कुल सच्चाई है ये। अस्पताल के अंदर उनको बचाने काम, उनको उठाने काम, शमशान घाट में जाने को लोग तैयार नहीं थे, जो सील कर दिए गए थे। हमारा डीबीसी कर्मचारी बॉडी उठाने में भी लगा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल लगा हुआ जी, बिल्कुल लगा हुआ। हमारे कर्मचारी ने वो एक मास्क तक नहीं मिला, हमारे कर्मचारी को सुविधा तक नहीं मिली, ग्लव्स पहनने को नहीं मिला, लेकिन हमारे कर्मचारी ने हिम्मत नहीं हारी, लगातार काम करता रहा। यहाँ तो उस दौरान हमारे बहुत सारे कर्मचारी अपनी जान को धो बैठे, अपनी जान तक दे चुके हैं, लेकिन तब भी इस अधिकारियों को, इस निगम के नेताओं को तरस नहीं आया कर्मचारी पे। ये 30 साल इन सब मांगों को लेकर लगातार आपकी यूनियन ने धरने, प्रदर्शन, हड़ताल सब कुछ कर लिया। क्या फायदा मिला उससे? फायदा क्या भाई साहब, कर्मचारी तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, एक दो रोटी के लिए सड़क पर घूम रहा है। लेकिन हमारी मांग क्या है? हमारी यही तो मांग रहे, हमें एक बेसिक चीज दी जाए, एक बेसिक सैलरी दी जाए। हमें एक 17-18 हजार सैलरी मिल रही है 30 वर्षों में। हम कोई परमानेंट की बात नहीं मांग रहे कि हमें परमानेंट करा जाए। हम इनसे कोई लाखों रुपए नहीं मांग रहे, हजारों रुपए नहीं मांग रहे इनसे। हम इनसे यही तो कह रहे हैं, एक हमें इतने दो टाइम की दाल रोटी चल जाए, हम अपने बच्चों को शिक्षा दे पाए, हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाए। इसी बात के ऊपर मैंने अभी मीटिंग में थोड़ी देर पहले आपके मुखमंडल से एक बात सुनी। हम नहीं दे पाए, किसको नहीं दे पाए और क्या नहीं दे पाए? बिल्कुल, मैं बहुत दुख के साथ कहूंगा कि इन 30 वर्षों के अंदर ना हम बच्चों को शिक्षा दे पाए, ना बच्चों को पालन पोषण कर पाए, ना बच्चों की अपने को जीवन जो देना होता है, सुख का जीवन नहीं दे पाए। क्या अपने शरीर को आराम दे पाए? नहीं। हाँ, शरीर की बात है रहमान भाई, मेरे जैसे बहुत सारे साथी हैं जो अपना शरीर गवा गए। तो मैं काम करते हुए करते इन 30 वर्षों के अंदर अपने शरीर को पैरालाइज कर लिया। मैं आपको सबको बता दूं पहले एक बात, मदन भाई जो है एक हाथ लगभग काम नहीं करता है, फिर भी अपनी ड्यूटी बखूबी और ईमानदारी से और समय से निभाते हैं। शायद पैर में भी थोड़ा सा फर्क है। हाँ। कह सकते हैं कि हाफ साइड पर पूरा फर्क है। लेकिन यह जितने भी ये साथी खड़े हुए ना दोस्तों, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, आनंद शर्मा जी से भी कई बार बात की है मैंने इस बारे में
क्या फायदा मिला? अपने जीवन के वो मुख्य 30 साल है मदन भाई, 30 साल सही कहा इन्होंने। बच्चों को अच्छा बचपन नहीं दे पाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, बेटी के कुछ सपने होंगे उनको पूरा करने के लिए रह गए। सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल। माता पिता जब मदन भाई घर से निकलते होंगे, सारे डीबीसी कर्मचारी, उनके माता पिता भी होंगे, वो सोचते होंगे कि हमारा बेटा जब पक्का होगा तो हमारे भी ये सपने होंगे वो पूरे होंगे। क्या वो सपने पूरा करवाया वो डीबीसी जो आम सा कर्मचारी है, पूरे कर पाया अपने घर वालों के सपने? हमें शर्म आती है सभी भाई रिश्तेदारियों में और अपने बच्चों को मोहल्ले पड़ोस में बताते हुए कि 30 वर्षों के अंदर आज भी हम कच्चे पक्के नहीं हो पाए आज तक, और बच्चों को हम शिक्षा पैसा खर्चा नहीं कर पाए, बिजली का बिल नहीं भर पाते, किराया नहीं दे पाते हैं। कई साथी हमारे एक्सपायर हो गए, उनके छोटे छोटे बच्चे आज सड़क पे हैं। किराए के मकान में जो किराया दे सकते थे तनख्वाह से, आज तनख्वाह भी नहीं है, हमारा साथी भी नहीं है। आज कैसे अपना जीवन चलाएं? वो इन 30 वर्षों के अंदर वैसे बड़ी दुख होता है। मैं जब नौकरी पे आया था और मेरे साथी नौकरी पे आए थे, जो उस टाइम जवान थे, ठीक ठाक थे, लेकिन आज बीमार हो चुके हैं। किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को बीपी की बीमारी है, किसी को टेंशन की बीमारी है। 30 साल के अंदर इतनी टेंशन में हो चुकी है, खर्चा नहीं चल रहा घर का, हम कुछ नहीं कर पा रहे, बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक बात, इसी बात से आप सब लोग मुझे बताना, लगभग 5000 के आसपास कर्मचारी, डीबीसी कर्मचारी दिल्ली के अंदर काम करते हैं। क्या मैं उनको 5000 कर्मचारी के रूप में देखूं, या अगर मैं एक परिवार के अंदर 5 मेंबर जोड़ूं, तो आइडिया बताओ जरा मदन भाई, कितने बैठते हैं वो लोग? बिल्कुल बिल्कुल 1.5 लाख रुपए से ज्यादा बैठ रहे हैं। क्या 1.5 लाख लोग देखो या 5000 कर्मचारी देखो? देखो 1.5 लाख परिवार के लोग देखो, क्योंकि हम ये जो सरकार है, ये निगम अधिकारी है, कितने लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, जो 30 वर्ष बाद भी हम एक बेसिक चीज के लिए लड़ रहे हैं। जब मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जब हम 30 वर्ष पहले 1997 1996 के अंदर जब नौकरी पे आए थे, उस टाइम जो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज मजबूरी में कहना पड़ रहा है। हम मजबूरी नहीं है मदन भाई, आपका हक है कहना। हक है, बिल्कुल। डीबीसी कर्मचारी आए थे, हमने डीबीसी दिल्ली की जनता को जिम्मेदारी हमारे कंधे पर लगाई थी कि आपने डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया से इनको बचाना है। उस काम के अंदर हमने अपनी जरूरत से ज्यादा काम किया और लगा आज लग रहे हैं। हम 30 वर्ष पहले भी छतों पर चढ़ रहे थे, टंकी चेक कर रहे थे, कूलर चेक कर रहे थे। आज 30 वर्ष बाद भी हम वही टंकी चेक कर रहे हैं, वो कूलर चेक कर रहे हैं। शरीर हमारा खत्म हो गया, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, लगातार कर रहे। और 30 वर्ष पहले जब मैं आया था, मेरे साथ आए थे, जो FW था, कर्मचारी और था, उसकी पक्का हुआ, प्रमोशन हुई, इंस्पेक्टर बना, सीनियर इंस्पेक्टर बना, फिर SMI बना, एमओ तक बना। 3 प्रमोशन हुए उनकी 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह हुई उनकी। लेकिन हम आज 17,000, हम आज भी 17,000 30 वर्षों के अंदर। प्रमोशन की दूर बात रही, पक्के की दूर बात रही, हम बच्चों को रोटी नहीं दे पा रहे, 2 टाइम की दाल रोटी नहीं दे पा रहे। शादी तो दूर कैसे कर पाएंगे, शिक्षा कैसे, क्या हमने हमारे साथ शोषण हुआ हमारे बच्चों के साथ, क्या बच्चों को हम शिक्षा दे पाए? जो बड़े अधिकारी जो AC में बैठते हैं, कई लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है, वो हमें चेक करने आते हैं, मेमो दे देते हैं, तू यहाँ क्या था? अरे इतने बड़े क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हम, आज इस मकान पे फिर इस मकान पे, अगर उसमें साइन नहीं मिले, मकान मालिक ने चेक नहीं करा कितने उसमें साइन को नहीं मिले, तो उसमें मीमो दे देते हैं हमें। और तो और अब संडे के दिन भी, छुट्टी का दिन कोई नहीं मिल रहा हमें, लगातार काम कर रहे हैं। संडे हो, मंडे हो, कोई छुट्टी हो, त्योहार हो, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। कह दिया साहब की कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, 1.5 महीने तक कोई छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। क्या हम इंसान नहीं है? हम रोबोट है क्या? हम क्या मशीन है? बड़ी बात। हम मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं। क्या हम बीमार नहीं होते? हमने एक चीज मांगी है कि हमें बीमारी के लिए ELML मेडिकल सुविधा दी जाए, कर्ममूल आधार पे। हमें हम घर में परिवार कर चला जाता है तो उसकी जो नौकरी दी जाए, हमें एक बेसिक चीज दी जाए। उस नौकरी पाने के लिए भी जो कर्मचारी हमारे साथी हमारे बीच से चला गया है,
उसके परिवारजनों की मैंने सुना चप्पलें घिसवा देते हैं निगम के अधिकारी। चप्पलें घिसवा देते हैं। लगातार हम उनके लिए काम कर जाते हैं। उनके विधवा, उनके बच्चे लगातार सुख सेंटर के चक्कर काट रहे हैं, जो उनके चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ इस कर्मचारी को नहीं मिला। 30 वर्षों के अंदर बहुत दयनीय स्थिति है। डीबीसी कर्मचारी अपनी पहचान ढूंढ रहा है, उसको पहचान तक नहीं मिल रही है। लगातार हम हड़ताल करते जा रहे हैं, लगातार हम सड़क पे आ रहे हैं, लेकिन इस दिल्ली के नेताओं को, दिल्ली के अधिकारी को बिल्कुल डीबीसी कर्मचारी पे तरस नहीं आ रहा। ये 30 वर्षों में अपनी पहचान तक हम भूल चुके हैं, अपने शरीर को भूल चुके हैं, अपना सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन ये इनको तरस नहीं आ रहा। आज हम बारे घूम रहे, लगातार रिटायर हो रहे, लगातार एक्सपायर हो रहे, लेकिन आज भी एक 27,000 की सैलरी जो देनी चाहिए वो मांग रहे हैं। हम इससे कुछ मांग रहे। 30 साल काम करने के बाद आज भी हमसे मांग रहे एक इतना तो हमें दे दो जिससे दाल रोटी चला पाए। अगर हम किसी और कर्मचारी का प्राइवेट भी काम करता, हम इससे पहले कहीं और रहते, 30 साल के बाद हमें बहुत कुछ मिल चुका होता, लेकिन आज हमें रिटायर हो जाते, रिटायरमेंट पे ये कह दिया जाता कल से आप नौकरी पे नहीं आओगे। 1 रुपया तक नहीं दिया जाता, 1,000 रुपया डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दिया जाता। बड़े दयनीय स्थिति डीबीसी कर्मचारी की होगी। मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूं नहीं रोक पाऊंगा। वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि ये जबान नहीं बोल रही है, कि वो दिल बोल रहा है जिसके अंदर ये सब भरा है, और इसका जिम्मेदार सिर्फ वो निगम प्रशासन है और निगम के वो भ्रष्ट अधिकारी है। अच्छा, यहां पर ना काफी सारे कर्मचारी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये नेता नहीं है कोई भी, ये साधारण से कर्मचारी हैं जो वार्ड दर वार्ड अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं। इसका सबूत यह है कि आप अपने घर के अंदर सुरक्षित हो, आपको मलेरिया, चिकनगुनिया, अन्य कोई भी ऐसी मच्छरों जो पैदा होने वाली बीमारी है वो नहीं हो पा रही। वो उसकी वजह यही सब लोग हैं, क्योंकि ये समय समय पर चाहे बरसात आए, आंधी आए, तूफान आए, अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं। अच्छा, जितनी बातें मदन भाई ने कही, क्या व्यर्था है उनकी? व्यर्था तो सिर्फ साहब आपसे क्या बताएं, बहुत ही ज्यादा दुखी है। अभी भाई ने बताया कि हमें पक्का 1996 से हम पक्के की बात नहीं कर रहे, हम तो तनख्वाह की बात क्यों ना करें, पक्के की भी कब होंगे? सिर्फ इस तनख्वाह से काम चल जाएगा क्या हमारा? हमारे भाई मरने लग रहे, भाई साहब लोग मर गए। अभी तक सैकड़ों हमारे साथी मर चुके हैं जिनके परिवार को कुछ नहीं मिला। अगर वो पक्का होता तो उसका परिवार सुरक्षित तो होता। हम क्यों ना करें पक्के की बात, हम क्यों सिर्फ तनख्वाह की ही बात करें? हमारी तनख्वाह तो बढ़ेगी ही, मगर इन्होंने हम पक्के भी करने होंगे। अगर नहीं करे तो हम आंदोलन पे अब लग चुके हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाइए, हम अब निकलेंगे। पिछली बार हमने अपना आंदोलन करा था, 1 दिन का करा, अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी जो डिमांडें है वो मांगी जाएगी, मगर फिर चल हुआ हमारे साथ। हमने जनता की तरफ देखते हुए, दिल्ली की जनता की तरफ देखते हुए, हम 1 दिन के अनशन को हमने खत्म कर दिया उसी टाइम, अधिकारियों के कहने पे, कि कहीं हमारी दिल्ली की जनता खतरे में ना पड़ जाए। हमने अपने घरों को, अपने बच्चों को खतरे में डाला, मगर जनता को नहीं। आज मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के, अगर इसके बाद अगर कोई भाई डेंगू या चिकनगुनिया से प्रभावित होता है तो मैं क्षमा चाहूंगा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं होगी। हम अधिकारियों को पिछले कई महीने नहीं, कई सालों से समझाते आए हैं, और उसका आप साक्षात भी हो, आपने देखा, आप हर जगह हमारे साथ खड़े हुए, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा। 96 से एक डिपार्टमेंट बताइए, अगर मोदी जी को भी दिखाना ये इंटरव्यू मेरा, अगर वो सुन रहे हो तो उनको बताना, वो इतनी बड़ी बातें करते हैं। आज दिल्ली में उन्हीं की सरकार है, 4 इंजन की सरकार चल रही है दिल्ली में, 4 इंजन भी फेल हो चुके हैं, एकदम फेल। हमारी इस जो आज हमारी डीबीसी कर्मचारी की जो ऐसी दशा है ना, उसका मुख्य कारण बीजेपी को मानता हूं मैं। पिछले 20 साल से बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं करती? हमें करना पड़ेगा, ये बात नहीं है सर। अगर कोई अधिकारी बैठे हैं तो अधिकारी नेताओं की सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते। अगर नेता बात करे तो हमारी बात को मानना जाएगा। 1 दिन में हुए हैं फिर ऐसे फैसले
हमने देखा लोगों को फैसले होते हुए। मेरी उम्र 50 साल की हो गई है, मुझे पता है कैसे कैसे फैसले मैंने देखे इस एमसीडी में। हम भी इसी एमसीडी में सफाई कर्मचारियों को पक्का करा जा रहा है। 97 से लेकर 2006 तक के आदमी को पक्का कर दिया। क्या हम उसका हिस्सा नहीं है क्या? या तो हम 30 साल से काम कर रहे हैं, कब आपकी आंख खुलेगी? आपके माध्यम से मैं बात करना चाहता हूं भाई साहब, हम बहुत ही परेशान हैं। हमारे बच्चों की समय पे फीस नहीं जाती, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, हमारे बच्चों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। हमारे से तरह तरह के काम लिए जाते हैं, हमें चैन से नहीं बैठने दिया जाता। अधिकारी देखते हैं, आपको लिखना भी है, आपको ऊपर भी करना है, आपको 311 पे भी करना है, आपको यहां से हटने के बाद में आपको किसी निगम पार्षद के वहां भी जाना है, फॉगिंग करवा के आनी है, आपने किसी एमएलए के घर पे भी जाना है, वहां भी फॉगिंग करवा के आनी है। आप यहाँ आराम से चैन से नहीं बैठोगे, आप यहाँ से उठो, अब वहां जाओ, हाउस टैक्स की देख के आओ क्या हो रहा है, वहां देख कोई टॉयलेट कर रहा तो उसको उठा के आओ। अरे क्या क्या करवाओगे आप हमसे? हमारी तनख्वाह की बात आती है तो हमें नहीं पता, इनके पास बजट नहीं है, ये अपने पेट फुला फुला के बैठ गए, इतना धन खा के बैठ गए एमसीडी का, हमारे लिए कुछ नहीं। ये पक्के करे जा रहे हैं, आदमी कैसे पक्के करे जा रहे हैं? ये कौन सा अधिकार? इनको भी तो पक्का करा है, हमारे को क्यों नहीं पक्का करा जा रहा है? मदन भाई, अच्छा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, शायद बात तो एक्चुअल में यही है। चीज सबसे ज्यादा इसी बात की है कि 30 वर्षों से ज्यादा का समय हो गया, नाम भी नहीं ले रहे। और अभी मैं आपकी मीटिंग में सुन रहा था कि बहुत जल्द जो है दिल्ली के अंदर हड़ताल या प्रदर्शन का कुछ ऐलान होने वाला है या हो चुका है, वो क्या मामला है पूरा? देखो, कर्मचारी अपनी बात रखने के लिए जब सुनाना नहीं जाता है तो एक बात रखने के लिए कि संगठन 4 आदमी के इकट्ठे करता है कि हमारी बात रखी जाए, एक संगठन बनाता है। हमने जब आए थे, हमने जब यूनियन संगठन नहीं बनाया था, हमने 2016 के अंदर संगठन बनाया अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम 1996 में आए, लेकिन 2016 के अंदर हमने बात रखने के लिए संगठन बनाया। लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि पाबंदी लगाई जा रही है कि ये संगठन यूनियन को बंद करने की बनाया जा रहा है। लेकिन क्या है, हम कोई नेता नहीं है, हम कोई बड़े अभिनेता नहीं है, हम एक छोटे से कर्मचारी हैं, मजदूर हैं। हम अपनी बातें रखने के लिए एक संगठन रखा, अपनी बात रखने के लिए हमने वो बनाया। हम आज भी काम कर रहे हैं, एक तरह के नहीं 15 तरह के काम हम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सच्चाई। 15 तरह के लगातार काम कर रहे हैं। डीबीसी कर्मचारी मच्छरों का इलाज नहीं करता, वो तो बहुत सारे काम करता है। हाउस टैक्स में भी ये डीबीसी कर्मचारी काम करता है, अन्य और कई जगहों पे काम करता है। देखो, डीबीसी करेंगे, उसके बाद में केस आया तो फोकल स्प्रे करेंगे। फॉगिंग करने वाला हमारा सीएफडब्ल्यू भाई है, वो भी हमारा भाई है। उस दरवाजे रात को 8:30 बजे मैंने देखा कृष्णा नगर में आपकी हेल्थ वाली गाड़ी, डीबीसी कर्मचारी थे उसके अंदर 3, वो धुआं छोड़ते हुए जा रहे हैं। दरवाजा बजाएंगे, दरवाजा बजा रहे, घर घर जाके फॉगिंग करा रहे। धुआं हमारे मास्क में नहीं है, मैं धुआं करा के आया हूं, और धुआं हमारे अंदर जा रहा है कि हम इंसान, हम कर्मचारी, धुआं जितना हो रहा है सब हमारे अंदर जा रहा है, धुआं करा रहे। उसके बाद में हम रजिस्टर में एंट्री, उनके घर घर जाएंगे उनके कि भाई क्या नाम है तुम्हारा, क्या तुम्हारा फोन नंबर है, वो सारी एंट्री, फॉगिंग की एंट्री, फोकल स्प्रे की एंट्री, डीबीसी करिए उसकी एंट्री। कितना काम करेगा एक कर्मचारी? तो अब 5 तरह काम तो ही कर रहे हैं। हड़ताल को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है? हड़ताल के लिए कर्मचारी कभी खुशी में नहीं जाता है। हमें लगातार इन्होंने वादा करा है कि हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। आपकी जो हमारी 3 मांग मांगी हमने, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं मांगा हमने, कि हमें एक बेसिक तनख्वाह जो 5 तरह की है दी जा रही है। किसी को 17,000 दिए। एमटीएस हम बने 2 साल पहले, लेकिन एमटीएस बनने के बाद में हमने एमटीएस की सैलरी नहीं दी जा रही। 5 तरह की सैलरी दी जा रही है। किसी को 17,000 दी जा रही है, किसी को 18,000, किसी को 22,000, किसी को 25,000, किसी को 27,000। अच्छा, 6 जोन के अंदर अलग है। ये दोगलापन क्यों है फिर? जी, 6 जोन के लिए अलग, 6 जोन के लिए अलग। हमने इनसे लगातार कई महीनों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि एक तरह की तनख्वाह दी जाए। आज एमटीएस पीएच सभी है, 5,000 लोग हैं, चाहे सीएफडब्ल्यू हो
चाहे डीबीसी हो, सारे एमटीएसपीएच बन चुके हैं, लेकिन तनख्वाह सबको एक समान दी जाए। उस तनख्वाह के लिए हमने मांग रखी है। अनगिनत हमने लेटर लगाए, अनगिनत मौखिक रूप से हमारी मीटिंगें हुई हैं। उसके लिए एक दिन का 22 जुलाई को प्रदर्शन भी करा है। अधिकारियों ने, नेताओं ने बहुत हमसे करा कि आप दिल्ली की जनता को देखो और अपने काम को देखते हुए और हमें देखते आओ। हमने उनको माना, उन अधिकारियों की, उन नेताओं की सब कुछ माना। ये दिल्ली की जनता की दुख दर्द पीड़ा को हमने माना, उनको देखते हुए उनको देखते हमने हड़ताल को वापस करा। और इन्होंने कहा हम 3 दिन के अंदर। क्या आने वाली हड़ताल एक तो कितनी तारीख को होने वाली है, और क्या उसको भी प्रशासनिक अधिकारियों की बातों में आकर वापस लिया जाएगा? हमें हड़ताल की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने कहा 3 दिन के अंदर आपकी जो मेडिकल छुट्टी है वो हम आपको दे देंगे। आपकी जो 27,000 सैलरी है, जो हम बेसिक पे मांग रहे हैं, हम कोई परमानेंट की सैलरी नहीं मांग रहे, बेसिक पे मांग वो करे, वो हम आपको जल्द से जल्द दे दी जाएगी। हाँ, और इसके अलावा कानूनी आधार पर जो घर में सदस्य मर जाता है, चला जाता है, उसको नौकरी दी जाएगी। उसके बाद 2 महीने हो गए लगातार जाते सिविल सेंटर जाते इन्होंने हमें कुछ भी। हड़ताल की 3 मुख्य मांगे क्या है? इसलिए मजबूरी लेके हमने कल भी हमारी मीटिंग रखी गई कि अपनी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन है श्रीमती सत्य शर्मा जी, मीटिंग रखी है हमारी कि आपकी मीटिंग रखे हैं अधिकारियों के साथ में, और आपके जो आपकी बेसिक सुविधाएं हैं तो वो सैलरी वगैरह के उसके लिए हमने रखे। हमने उनका धन्यवाद करा। हम मीटिंग के लिए पहुंचे, लेकिन वही पहले की तरह वही जो होता है हमारे साथ धोखा वही फिर हुआ। पता चला कि भाई हमारी मुख्यमंत्री के यहाँ मीटिंग आ गई है, इसलिए आपकी मीटिंग कैंसिल है। तो गरीब कर्मचारी है, उसके लिए कुछ भी हो सकता है। हमने कहा ठीक है चलो आइए, तो मीटिंग आई है, तो कल शुक्रवार को बताओ, शुक्रवार को बता दो, सोमवार को बता दो, हफ्ते में कोई सी डेट हो बता दो। कह रहे हम नहीं कह सकते। उनके पीए साहब ने कहा अभी हमारे इस तरह कोई हमारे पे लिखित में। तो क्या मुख्य मांगे लेके गए थे आप? मुख्य मांगे हमारी ये 3 ही मांगे जो मैं आपको बताया। बेसिक सैलरी की है, जो 27,000 है, जो 12 जोन के अंदर 6 जोन में दी जा रही है और 6 जोन में नहीं दी जा रही। हमारी भी वही मांग है, जो उनको 52 आदमी 252 आदमी MTSPH जो है उनको दी जा रही है, 27,000 दिया जा रहा है, वो भी हमारे साथ ही है। हम ये चाहते हैं कि वो मिले। उसके अलावा हमारी बीमार हम भी होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के इंस्पेक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्ट और बहुत सारे कर्मचारी है, उनको EL-ML मेडिकल छुट्टियां मिल रही है, वो भी हमें दी जाए। उसके अलावा कर्ममूल आधार पर सदस्य चले जाता है उनको नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग है। और अगर ये क्या कौन सी तारीख रखी है कर्मचारियों को बताएं? हमें जवानी भी कहा है, जब हमारी मीटिंग कैंसिल की गई है तो हमने हड़ताल का लेटर दिया है 29 तारीख का, 29 सितंबर को, 29 सितंबर आने वाले सितंबर को, और 29 सितंबर को 15 दिन बाकी है, अभी 15 दिन है। हम हड़ताल पे नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन मजबूरी के अनुसार हमें लेटर देना पड़ा। हम अभी चाहते हैं 15 दिन 17 दिन का समय है। अधिकारी हैं, नेतागण है, हमारी मीटिंग कराई जाए, मीटिंग करे जाए, जो ढंग की मीटिंग के अंदर डिसीजन हो सके। हम वहीं अगर हमारी बातें गलत है, हम गलत मांग कर रहे हैं, तो हम जिंदगी में कभी नहीं जाएंगे। इसलिए जो मीटिंग कराई जाए, मीटिंग के अंदर फैसला करा जाए। हम हड़ताल पे नहीं जाने चाह रहे। अगर नहीं माने जाते, नहीं सुनते, हमारे साथ इंसाफ नहीं करते, तो हम हड़ताल पे जाएंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल जाएंगे, चाहे मर जाए, चाहे वहां खप जाए, वहां से जब तक हमारे ऑर्डर नहीं होंगे, जब तक हम उठेंगे नहीं। तो दोस्तों ये वो सारी वृथा है अपने उन शब्दों की जो ये तमाम डीवीसी कर्मचारी अपने मुंह से बोल रहे हैं, अपने दिल की आवाज निगम के प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं। नहीं चाहते हैं हड़ताल, नहीं चाहते प्रदर्शन, नहीं चाहते दिल्ली की जनता को परेशान करना। मान जाइए, समय है अभी, मान जाइए। आने वाली 29 सितंबर, जैसा कि मदन भाई ने बताया है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने के लिए डीवीसी कर्मचारी मजबूर है। मजबूरी आपने पैदा की है, कृपया कर उसको दूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।